वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जुटे दुनिया भर के दिग्गजों का 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। भारत में आज अपनी आजादी के 75 वर्ष होने का उत्साह भी है और भारत आज सिर्फ एक साल में ही 160 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज देने के आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा प्रोड्यूसर है, फार्मेसी टू द वर्ल्ड है। इसी संकट के दौरान भारत के आईटी सेक्टर ने 24 घंटे काम करके दुनिया के तमाम देशों को बहुत बड़ी मुश्किल से बचाया है। आज भारत दुनिया में रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर भेज रहा है। 50 लाख से ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भारत में काम कर रहे हैं। आज भारत में दुनिया में तीसरे नंबर के सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है। 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स पिछले 6 महीने में रजिस्टर हुए हैं। आज भारत के पास विश्व का बड़ा, सुरक्षित और सफल डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है। सिर्फ पिछले महीने की ही बात करूं तो भारत ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसके माध्यम से 4.4 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं। साथियों, एक समय था जब भारत की पहचान लाइसेंस राज से होती थी। ज्यादातर चीजों पर सरकार का नियंत्रण था। भारत में बिजनेस के लिए जो भी चुनौतियां रही है वो मैं समझता हूं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हर चुनौती को दूर करें। आज भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है, सरकार के दखल को कम कर रहा है। भारत ने अपने कॉरपोरेट टैक्स रेट्स को सिंप्लीफाई करके, कम करके उसे दुनिया में मोस्ट कॉम्पिटिटिव बनाया है। भारत में इन्वेस्टमेंट का ये सबसे बेस्ट टाइम है। भारतीय युवाओं में आज एंटरप्रेन्योरशिप एक नई ऊंचाई पर है। 2014 में जहां भारत में कुछ 100 रजिस्टर्ड स्टार्टअप थे, वहीं आज इनकी संख्या 60,000 के पार हो चुकी है। इसमें भी 80 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, जिसमें से 40 से ज्यादा तो 2021 में ही बने हैं। कोरोना काल में जब दुनिया क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम जैसे इंटरवेंशन पर फोकस कर रही थी, तब भारत ने रिफॉर्म का रास्ता सशक्त किया। डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स को कोरोना काल में ही अभूतपूर्व गति दी गई। आज 14 सेक्टर्स में $26 बिलियन की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स लागू की गई है। फैब, चिप एंड डिस्प्ले इंडस्ट्री के निर्माण के लिए
$10 बिलियन का इंसेंटिव प्लान इस बात का प्रमाण है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को स्मूथ बनाने के लिए हम कितने प्रतिबद्ध हैं। हम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस भावना से आगे बढ़ रहे हैं। टेलीकॉम, इंश्योरेंस, डिफेंस, एरोस्पेस के साथ साथ अब सेमी कंडक्टर्स के क्षेत्र में भी भारत में असीम संभावनाएं हैं। फ्रेंड्स, आज भारत वर्तमान के साथ ही अगले 25 वर्षों के लक्ष्य को लेकर नीतियां बना रहा है, निर्णय ले रहा है। फ्रेंड्स, इन प्रयासों के बीच हमें यह भी मानना होगा कि हमारी लाइफस्टाइल भी क्लाइमेट के लिए बड़ी चुनौती है। थ्रो अवे कल्चर और कंज्यूमरिज्म ने क्लाइमेट चैलेंज को और गंभीर बना दिया है। आज की जो टेक, मेक, यूज, डिस्पोज ये जो इकोनॉमी है उसको तेजी से सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ाना बहुत जरूरी है। COP26 में मिशन लाइफ के जिस आइडिया की चर्चा मैंने की थी उसके मूल में भी यही भावना है। लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ऐसी रेजिलिएंट और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का विजन जो क्लाइमेट क्राइसिस के साथ साथ भविष्य के अनप्रेडिक्टेबल चैलेंजेस में उससे निपटने में भी काम आए। इसलिए मिशन लाइफ का ग्लोबल मास मूवमेंट बनाना जरूरी है। लाइफ जैसे जनभागीदारी के अभियान को हम P3, और जब मैं P3 कहता हूं, प्रो प्लेनेट पीपल का बड़ा आधार भी बन सकते हैं। आज ग्लोबल ऑर्डर में बदलाव के साथ ही एक वैश्विक परिवार के तौर पर हम जिन चुनौतियों का सामना करते रहे हैं वो भी बढ़ रही हैं। इनसे मुकाबला करने के लिए हर देश, हर वैश्विक एजेंसी द्वारा कलेक्टिव और सिंक्रोनाइज एक्शन की जरूरत है। ये सप्लाई चेन के डिसरप्शन, इन्फ्लेशन और क्लाइमेट चेंज इन्हीं के उदाहरण है। एक और उदाहरण है क्रिप्टो करेंसी का। जिस तरह की टेक्नोलॉजी इससे जुड़ी है उसमें किसी एक देश द्वारा लिए गए फैसले इसकी चुनौतियों से निपटने में अपर्याप्त होंगे। हमें एक समान सोच रखनी होगी। लेकिन आज वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए सवाल ये भी है कि मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस नए वर्ल्ड ऑर्डर और नई चुनौतियों के निपटने के लिए तैयार है क्या? वो सामर्थ्य बचा है क्या? जब ये संस्थाएं बनी थी तो स्थितियां कुछ और थी। आज परिस्थितियां कुछ और है। इसलिए हर लोकतांत्रिक देश का यह दायित्व है कि इन संस्थाओं में रिफॉर्म्स पर बल दे ताकि इन्हें वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाया जा सके।